धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल SNMMCH की परचेज कमेटी में अनियमितताओं के आरोपों की जांच सोमवार को शुरू हो गई। स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय उपनिदेशक RDD डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल जांच के सिलसिले में धनबाद पहुंचे और मामले की गहराई से पड़ताल की। गौरतलब है कि धनबाद के सांसद धुलू महतो ने परचेज कमेटी के 2 कर्मियों पर धांधली और लंबे समय से एक ही पद पर बने रहने की शिकायत की थी। इसके अलावा हाउसकीपिंग और मैनपावर सप्लाई एजेंसियों द्वारा टेंडर नियमों के विरुद्ध कार्य कराने और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी लगाए गए थे। जांच के दौरान डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल ने कहा कि सभी आरोपों की बारीकी से जांच की जा रही है और रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को सौंपी जाएगी। उन्होंने SNMMCH और जिले के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में व्याप्त कमियों को जल्द से जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। उन्होंने आगे बताया कि सरकार स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सके। उन्होंने सदर अस्पताल के उपाधीक्षक को SM स्वास्थ्य मिशन के तहत मिलने वाले वित्तीय प्रभार को शीघ्र दिए जाने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया। जांच रिपोर्ट के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। बाइट डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल RDD स्वास्थ्य विभाग। सभी आरोपों की बारीकी से जांच की जा रही है और रिपोर्ट जल्द ही विभाग को सौंप दी जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। क्या त्रुटि हो रही है? नहीं, कोई त्रुटि नहीं है। एक्चुअली अभी हमारे 24 जिला में हमारी जानकारी में वहाँ से हमारे प्रमंडल में तो कोई भी सरकार के ओर से पदस्थापित कोई उपाधीक्षक है नहीं जी। सिविल सर्जन ने जो वरीय चिकित्सक है या जो अच्छे काम करते हैं उनको उपाधीक्षक बना रखा है, तो वो नोटिफाइड नहीं। तो उनको वित्तीय प्रभार के लिए यदि मान के चलिए आज सिविल सर्जन साहब किसी कारण से 15 दिन या 1 महीना छुट्टी में चले जाएं तो वित्तीय प्रभार सरकार ही दे सकती है। तो सरकार जब तक उनको उनकी मान्यता नहीं देती है तब तक वित्तीय प्रभार देने में टेक्निकल दिक्कत है। चूँकि ये MOIC तो नहीं है, ये उपाधीक्षक है। लेकिन अभी आप इनसे बात हुई हमारे डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर से, NHM का वित्तीय प्रभार इनको सरकार का कोई गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो हमारे DC मैडम का एक मीटिंग बुला करके, जो जिला स्वास्थ्य समिति का मीटिंग बुला करके इनको NHM का वित्तीय प्रभार DC मैडम के स्तर से उस आदेश के तहत दे दिया जा सकता है। ठीक जी। एक सवाल और सर, परचेज कमेटी जो SNMCH की थी, कौन से वर्ष के आरोप लगे थे, किस प्रकार की अनियमितता के आरोप लगे? नहीं, उसमें देखिए हम जब थे उसमें इस तरह के हर जिला में देखा क्या जा रहा है, जो ये निविदा जो होती है ना, निविदा का वैलिडिटी 1 वित्तीय वर्ष का रहता है, बशर्ते उसमें एक क्लॉज लिख दिया जाए जो अगले निविदा होने तक। लेकिन तो भी अगले निविदा यदि 5 साल तक नहीं होगा तो उसकी वैलिडिटी नहीं रहती। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, निविदा नवंबर दिसंबर में करते हैं और नॉर्मली उस वित्तीय वर्ष खत्म हो जाती है फरवरी, क्योंकि आवंटन आने के बाद ही हम लोग निविदा निकालते हैं। तो निविदा का हम लोग मिनिमम क्लॉज डाल के रखते हैं अगला निविदा होने तक। तो अगला निविदा भी हम लोग अगले वित्तीय वर्ष में कर लेते हैं, इस सरकारी नॉर्म्स की। लेकिन बहुत सारे जिले में बहुत जगह देखा जा रहा है उसी निविदा पर कंटिन्यू कर रहे हैं लोग, और ये एक गारंटी लेना पड़ता है जो रेट में पहले दिए थे सामान उसी रेट में देंगे या उससे कम, उससे अधिक रेट में वो नहीं देंगे, क्योंकि रेट तो बढ़ती रहती है। मानिए आज 10 रुपये में कोई सामान दिया तो अगले वित्तीय वर्ष में हो सकता है वो 12 हो जाए, लेकिन वो सप्लायर यदि 10 में ही देने के लिए तैयार हो, लेकिन तो भी ये फाइनेंशियल लॉ में नहीं आता है। फाइनेंशियल लॉ में आता है जो आपको अगले वित्तीय वर्ष के लिए टेंडर कर। तो वो लोग इसी नियम के विरुद्ध परचेज किए थे? नहीं, परचेज नहीं किए थे, वो पुराने निविदा के तहत ही काम कर रहे थे। तो उसमें केवल 2 ही लोग शामिल हैं कि उस कमेटी के सभी लोग जिम्मेवार हो सकते हैं? देखिए, परचेज का प्रक्रिया में वहाँ पर जैसे हम देखे एक चीज़ का कमी पाया, जो कोई पदाधिकारी को भी रहना चाहिए, ठीक ना। वो संचिका प्रस्तुत होती है डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट के पास, सो नहीं। जैसे सिविल सर्जन के पास भी एक मेडिकल ऑफिसर होते हैं, या आप DC साहब के कार्यालय में देखे होंगे एक उनका PA to DC होते हैं, गोपनीय प्रभारी, या उनके भी कुछ पदाधिकारी होते हैं जिनके थ्रू संचिका आता है। तो ये प्रोसेस ज़्यादा हेल्दी होता है, ठीक है, और ये प्रोसेस में गलतियाँ कम होती हैं। हमारे समझ से ये यदि हो जाए स्वास्थ्य विभाग में भी तो गलतियाँ कम होगी। तो गलतियाँ जितनी कम होगी, जितने लोग के हो करके जाएगा तो लोग तो कहीं ना कहीं उसको तो अभी सर क्या बातें आई हैं जांच में, जो जांच आपने किया है? जांच में तो वो बात आई है जो
जो काम 4 लाख में होना था वो 12 लाख में किया गया, लेकिन पूरा इसको ही चेंज कर दिया गया था, चूँकि पहले था 40 मैन पावर पर, अब हो गया वो फ्लोर एरिया पर। इसलिए अभी उसको बहुत वित्तीय अनियमितता नहीं समझते हैं, चूँकि फ्लोर एरिया फिर मैडम निधि खरे के समय में एक तो सर्कुलर जिस आया पर था। आरोप लगे थे वो लोग दोषी हैं क्या? नहीं, अभी स्पष्ट रूप से नहीं किया अभी जांच चल रही है जांच आपकी। चल रही है। तो केवल 2 ही लोग हैं उसमें शामिल कि और 2 भी ही लोग लोग हैं? पर आरोप लगा था, जो बहुत दिन से यहाँ पर हैं और इस तरह का काम कर रहे हैं। माननीय सांसद की ओर से बीच में हटाया गया था, फिर से उनको ले आया गया। प्रतिनियुक्त किया गया था, हटाया नहीं गया था यहाँ से। शायद वो मेडिकल कॉलेज नया था, इसलिए हो सकता है वहाँ प्रतिनियुक्त किया होगा। तो सर जैसे परचेज में तो बहुत सारे लोग शामिल होते हैं ना, सबकी मिली भगत होती है, तो केवल 2 ही लोग कैसे हो सकते हैं? और भी तो लोग हो नहीं, सकते हैं। परचेज में तो हम इसलिए बड़ा वो वहाँ पर जो हेड का स्थापना हुई है हुई थे, परचेज में तो पूरे टीम रिस्पॉन्सिबल होती है। परचेज में ऐसा नहीं कि परचेज में सिर्फ एक ही व्यक्ति परचेज कर रहा है, ऐसा नहीं, पूरे उस संस्थान के पूरे टीम इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब जांच चल रही है भैया। जांच चल रही है। ठीक है। सर, आज आपका धनबाद दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जिले में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो और साथ ही मेडिकल कॉलेज की भी जो सुविधाएं हैं वो बेहतर हो सके, सुपर स्पेशलिटी बेहतर हो सके। क्या कुछ आपने निरीक्षण किया है और क्या आगे करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले आज तो हम आपके धनबाद जिले का टुंडी अस्पताल का भी दौरा किया। अस्पताल का भवन बहुत अच्छी है, दवाइयाँ उपलब्ध है, चिकित्सक भी उपस्थित थे। अभी गर्म जाड़े का मौसम में मरीज कुछ कम रहता है, लेकिन वहाँ पर संस्थागत प्रसव भी अच्छा है। लेकिन जो कुपोषण उपचार केंद्र है वो देख के काफ़ी दुखी होना पड़ा, क्योंकि एक भी कुपोषित बच्चे वहाँ नहीं पाए गए। साफ़ सफाई ठीक थी, डॉक्टर भी थे। डेंटल डॉक्टर से ही मुलाकात हुई, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है जो आप कैंप मोड में दांत के स्वास्थ्य के बारे में लोग को जागरूक कीजिए, ना कि वहाँ पर अस्पताल में बैठ कर के 4 मरीज़ देखिए। क्योंकि वो यदि कैंप में जाएँगे, जैसे हम लोग स्कूल में कैंप में भेजते हैं डॉक्टर लोग को, वो जाएँ, जा कर के जनता के बीच में दांत के स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि दाँत से बहुत सारे रोग होता है, लोग को पता नहीं रहता है, वो दाँत का स्वास्थ्य को ठीक से नहीं रखते हैं। इसके लिए उनसे काफ़ी देर तक हमारी बात हुई। उनसे हम 10 पॉइंट पर ये भी माँगे हैं, जो किस तरह से आप अपना सेवा, चूँकि बहुत नई डॉक्टर हैं, जॉइन की हैं, एनर्जेटिक डॉक्टर हैं, कैंपस में रहती भी हैं। उसके बाद हमने मेडिकल कॉलेज में एक इंक्वायरी के सिलसिले में इसका अधीक्षक के कार्यालय में गया था। माननीय सांसद श्री ढुलू महतो जी के द्वारा कुछ एक कर्मचारी के बारे में ये था, आरोप था, निदेशक प्रमुख के पास वो आरोप पहुंचा था। तो आरोप में उन्होंने एक कमेटी बना दिया था, इस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में हम काम कर रहे थे। सिविल सर्जन हज़ारीबाग धनबाद भी उसमें एक ये थे, सदस्य थे, और राज्य से एक कर्मी आए थे। तो मेरी ये रिपोर्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं, चूँकि वो रिपोर्ट सरकार को भेजनी है। उसमें 2-3 बिंदु पर हम लोग ने जांच किया। एक बिंदु था जो साफ़ सफाई के लिए जो आउटसोर्सिंग एजेंसी था, या कर्मी का जो आउटसोर्सिंग एजेंसी था, तो उस पर मानक के तहत काम हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग ने पाया, जो पहले वो लोग ये किए थे, जिस ढंग से वो लोग टेंडर किए थे, वो ढंग शायद सज्जा के अनुरूप था, उसमें कुछ मांग था उन लोग का। लेकिन बाद में कारपेट एरिया पर एक्चुअली सफाई की टेंडर होती है, तो उन्होंने कारपेट एरिया पर सफाई का टेंडर डिक्लेयर किया था, इसलिए पुराने टेंडर को उन्होंने 3 महीना के नोटिस पर रद्द कर दिया था। ठीक है, और उसमें कोई वित्तीय अनियमितता या इस तरह का कुछ नहीं पाया गया था। अब रहा बात कर्मियों का बहुत दिन से एक जगह पर रहना, ये भी माननीय सांसद का कंप्लेन था। तो हम लोग देख रहे हैं, जो कितने साल से वो शायद कुछ साल तक प्रतिनियुक्त भी था वो दोनों कर्मी, और फिर प्रतिनियुक्ति निदेशालय से हटा करके यहाँ पर वापस आए थे। यदि वो एफिशिएंट है और इस तरह की कोई गड़बड़ नहीं करते हैं, तो कर्मी यदि बढ़िया से काम कर रहे हैं तो उसमें रहने में कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसको देख लेंगे। क्योंकि हम सरकारी कर्मी का स्थानांतरण और पदस्थापन तो एक निरंतर प्रक्रिया है जो होते रहती है। सिविल भी आज हैं, हम भी आज हैं, कल हम चले जाएंगे। तो इस तरह की ये जो है, और हम लोग को यथासंभव जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं या पब्लिक हैं, उनके साथ एक सामंजस्य बना करके काम करना चाहिए। हमारी जहाँ तक ये सदर अस्पताल में जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अभी जो वर्तमान में जो प्रभारी उपाधीक्षक हैं उनसे बात हो रही थी, तो मैंने कई बार यहाँ पर कहा था, जो हमारे अर्बन में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अटल क्लिनिक में काम कर रहे हैं, वो रिटायर्ड कोल इंडिया के डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, और हमसे उनकी बात हुई है, वो बिना कोई मानदेय का यहाँ पर 2 घंटा 3 घंटा अपना सेवा देने के लिए तैयार हैं।
तो यदि उनको कोई स्पेशलाइज्ड ओपीडी दिया जाए जैसे ऑर्थोपेडिक्स का, आई का, ईएनटी का, तो हमारे समझ से हम गरीब मरीज जो अभी बात हो रही थी जो कहाँ जाएगा, तो उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होगा। क्योंकि यही सब अपॉर्चुनिटी हम जब मेडिकल कॉलेज में या धनबाद मेडिकल कॉलेज में हम सुपरिटेंडेंट भी रह चुके हैं 2018 में, तो हमने उस कॉलेज को भी सुधारने का बहुत प्रयास किया था और काफ़ी हद तक सुधरा भी था। तो चूँकि स्थानांतरण एक नॉर्मल नियम है, तो हमारी स्थानांतरण हो गई थी यहाँ से। तो उम्मीद है जो धनबाद जो हालत सदर अस्पताल का आज से 1 साल पहले था, उसमें काफ़ी सुधार आया है। संस्थागत प्रसव हो रही है, सिजेरियन हो रहा है, आई का ये ऑपरेशन थिएटर बनाने की बात हो रही है। मॉड्यूलर रोटी आपका बन गया है ना? मॉड्यूलर रोटी भी हर जिला में बन रहा है और जिला अस्पताल को दुरुस्त करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे स्वास्थ्य मंत्री एक बैठक भी ले चुके हैं हमारे सभी सिविल्सन के साथ। और उम्मीद है जो आप लोग भी इंतजार कीजिए, 2-3-4 महीना में सरकार की मंशा और सरकार की रूपरेखा बहुत स्पष्ट हो जाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड को आगे ले जाने का काम हम सभी चिकित्सक और कर्मियों का है। हम उम्मीद है जो हम लोग आपका जो डिमांड है, आप जिस तरह से सेवा चाहते हैं, उस तरह से हम लोग कर सकें। सर एक चीज बताइएगा, अभी जो सदर अस्पताल की आईसीयू व्यवस्था फंक्शन में है, नहीं है। हाँ, सदर अस्पताल में आईसीयू, देखिए आईसीयू के लिए उपकरण है, हमने एक बार देख के आया था, जो वहाँ पर एक मॉनिटर लगा हुआ है, लेकिन हम उस भी बात भी हमारे उपाधीक्षक से कहे थे, जो कम से कम एक इमरजेंसी ईसीजी करने का प्रबंध, आईसीयू का जो मेडिसिन होता है, हम शायद पिछले बार भी आपसे बात करके गए थे, इस बार भी देखेंगे वो स्टॉक कैसा है। तो आईसीयू होना बहुत ही आवश्यक है आज के दिन में, और जो मरीज आता है वो प्राइवेट में आईसीयू को अवेल करने में उसकी काफ़ी पैसा खर्च हो जाती है। 10,000 15,000 से नीचे में तो उसकी एडमिशन नहीं है आपका कहना। और आईसीयू के लिए बहुत इक्विपमेंट्स या बहुत सारी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वो ज़रा सा ट्रेंड हो जाए और आईसीयू को मैनेज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोविड के दौरान सर 100 बेड का आईसीयू हॉस्पिटल यही बना था। नहीं, कोविड का प्रोटोकॉल जो था ना, कोविड का प्रोटोकॉल कुछ दूसरे तरह का था। वो प्रोटोकॉल के तहत हम लोग हर जिला अस्पताल में 100 बेड 150 बेड का उस तरह का बनाए थे गहन चिकित्सा केंद्र। लेकिन अमूमन जो गहन चिकित्सा होती है उसमें पेडियाट्रिक से लेकर के सर्जरी से लेकर सभी लोग आईसीयू में आते हैं, ठीक। अब किसी का हेड इंजरी हो गया तो वो आईसीयू में आएंगे, किसी का चेस्ट इंजरी हो गया तो आईसीयू में आएंगे, किसी का हार्ट अटैक कर गया तो भी आईसीयू में आएंगे। तो उस तरह की व्यवस्था सर एक पत्र आया था राज्य सरकार का, सभी उपाधि क्या त्रुटि हो रही है, नहीं, कोई त्रुटि नहीं, कोई है? त्रुटि नहीं है। एक्चुअली अभी हमारे 24 जिला में हमारी जानकारी में, वहाँ से हमारे प्रमंडल में तो कोई भी सरकार के ओर से पदस्थापित कोई उपाधीक्षक है नहीं जी। सिविल सर्जन ने जो वरीय चिकित्सक है या जो अच्छे काम करते हैं उनको उपाधीक्षक बना रखा है, तो वो नोटिफाइड नहीं। तो उनको वित्तीय प्रभार के लिए यदि मान के चलिए आज सिविल सर्जन साहब किसी कारण से 15 दिन या 1 महीना छुट्टी में चले जाएं, तो वित्तीय प्रभार सरकार ही दे सकती है। तो सरकार जब तक उनको उनकी मान्यता नहीं देती है तब तक वित्तीय प्रभार देने में टेक्निकल दिक्कत है। चूँकि ये एमओआईसी तो नहीं है, ये उपाधीक्षक है। लेकिन अभी आप इनसे बात हुई हमारे डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर से, एनएचएम का वित्तीय प्रभार इनको सरकार का कोई गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो हमारे डीसी मैडम का एक मीटिंग बुला करके, जो जिला स्वास्थ्य समिति का मीटिंग बुला करके इनको एनएचएम का वित्तीय प्रभार डीसी मैडम के स्तर से उस आदेश के तहत दे दिया जा सकता है, ठीक। जी, एक सवाल और है सर, परचेज कमेटी जो एसएनएमसीएच की थी, कौन से वर्ष के आरोप लगे थे, किस प्रकार की अनियमितता के आरोप लगे थे? नहीं, उसमें देखिए हम जब थे उसमें इस तरह के हर जिला में देखा क्या जा रहा है, जो ये निविदा जो होती है ना, निविदा का वैलिडिटी 1 वित्तीय वर्ष का रहता है, बशर्ते उसमें एक क्लॉज लिख दिया जाए जो अगले निविदा होने तक। लेकिन तो भी अगले निविदा यदि 5 साल तक नहीं होगा तो उसकी वैलिडिटी नहीं रहती। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, निविदा नवंबर दिसंबर में करते हैं और नॉर्मली उस वित्तीय वर्ष खत्म हो जाती है फरवरी, क्योंकि आवंटन आने के बाद ही हम लोग निविदा निकालते हैं। तो निविदा का हम लोग मिनिमम क्लॉज डाल के रखते हैं अगला निविदा होने तक। तो अगला निविदा भी हम लोग अगले वित्तीय वर्ष में कर लेते हैं, इस सरकारी नॉर्म्स की। लेकिन बहुत सारे ज़िले में बहुत जगह देखा जा रहा है उसी निविदा पर कंटिन्यू कर रहे हैं लोग, और ये एक गारंटी लेना पड़ता है जो रेट में पहले दिए थे सामान उसी रेट में देंगे या उससे कम, उससे अधिक रेट में वो नहीं देंगे, क्योंकि रेट तो बढ़ती रहती है
मानिए आज 10 रुपये में कोई सामान दिया तो अगले वित्तीय वर्ष में हो सकता है वो 12 हो जाए, लेकिन वो सप्लायर यदि 10 में ही देने के लिए तैयार हो, लेकिन तो भी ये फाइनेंशियल लॉ में नहीं आता है। फाइनेंशियल लॉ में आता है जो आपको अगले वित्तीय वर्ष के लिए टेंडर तो वो लोग इसी नियम के विरुद्ध परचेज किए थे। नहीं, परचेज नहीं किए थे, वो पुराने निविदा के तहत ही काम कर रहे थे। तो उसमें केवल 2 ही लोग शामिल हैं कि उस कमेटी के सभी लोग जिम्मेवार हो सकते हैं? देखिए परचेज का प्रक्रिया में वहाँ पर जैसे हम देखें एक चीज़ का कमी पाया, जो कोई पदाधिकारी को भी रहना चाहिए, ठीक है, वो संचिका प्रस्तुत होती है डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट के पास, सो नहीं। जैसे सिविल सन के पास भी एक मेडिकल ऑफिसर होते हैं, या आप डीसी साहब के कार्यालय में देखे होंगे एक उनका PA to DC होते हैं, गोपनीय प्रभारी, या उनके भी कुछ पदाधिकारी होते हैं जिनके थ्रू संचिका आता है। तो ये प्रोसेस ज़्यादा हेल्दी होता है, ठीक है, और ये प्रोसेस में गलतियाँ कम होती हैं। हमारे समझ से ये यदि हो जाए स्वास्थ्य विभाग में भी तो गलतियाँ कम होगी। तो गलतियाँ जितनी कम होगी, जितने लोग के हो करके जाएगा, तो लोग तो कहीं ना कहीं उसको तो अभी पकड़ेगा। सर क्या बातें आई हैं जांच में, जो जांच आपने किया है? जांच में तो वो बात आई है जो काम 4 लाख में होना था वो 12 लाख में किया गया, लेकिन पूरा इसको ही चेंज कर दिया गया था, क्योंकि पहले था 40 मैन पावर पर, अब हो गया वो फ्लोर एरिया पर। इसलिए अभी उसको बहुत वित्तीय अनियमितता नहीं समझते हैं, क्योंकि फ्लोर एरिया फिर मैडम निधि खरे के समय में एक सर्कुलर जिस पर आरोप लगे थे वो लोग दोषी हैं क्या? नहीं, अभी स्पष्ट रूप से नहीं किया। अभी जांच चल रही है जांच आपकी। चल रही है। तो केवल 2 ही लोग हैं उसमें शामिल कि और 2 भी ही लोग लोग हैं? पर आरोप लगा था, जो बहुत दिन से यहाँ पर हैं और इस तरह का काम कर रहे हैं। माननीय सांसद की ओर से बीच में हटाया गया था, फिर से उनको ले आया गया। प्रतिनियुक्त किया गया था, हटाया नहीं गया था यहाँ से। शायद वो मेडिकल कॉलेज नया था, इसलिए हो सकता है प्रतिनियुक्त किया होगा। तो सर जैसे परचेज में तो बहुत सारे लोग शामिल होते हैं ना, सबकी मिली भगत होती है, तो केवल 2 ही लोग कैसे हो सकते हैं? और भी तो लोग हो नहीं, सकते हैं। परचेज में तो हम इसलिए बड़ा वो वहाँ पर जो हेड का स्थापना हुई है हुई थे, परचेज में तो पूरे टीम रेस्पॉन्सिबल होती है। परचेज में ऐसा नहीं कि परचेज में सिर्फ एक ही व्यक्ति परचेज कर रहा है, ऐसा नहीं, पूरे उस संस्थान के पूरे टीम इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब जांच चल रही है भैया? ठीक है।